तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और वो है टू वर्क आउट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के 4 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम लोग मास फाइंड आउट करते हैं, मास ऑफ ईच एलिमेंट। मास फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। बात आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ 4 स्टेप्स के नाम। सबसे पहले वो नाम आप अपने जहन में बिठा लें। नंबर 1 स्टेप है टू फाइंड आउट मास ऑफ एलिमेंट। देन यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, then you have to find out mole ratio of element, and then you have to find out simplest atomic ratio, which shows empirical formula. ये 4 स्टेप्स क्या है ये मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ। अब आप बोर्ड पर देखिएगा और बोर्ड से समझिएगा, और अगर कोई बात भी आपको प्रॉब्लम करे तो फौरन ही समझिएगा, वरना बहुत मुश्किल होगी आपको आगे। ओके, so how to work out empirical formula? Work out empirical formula. empirical formula किस तरह से हम लोग मालूम करते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मालूम करते हैं मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है और उनकी मास क्या है। ये स्टेप करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये स्टेप करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है स्टूडेंट्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स होता है वो हर एलिमेंट के लिए अलग होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए हम एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसे कहते हैं कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस जब हम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जब हम परफॉर्म करते हैं कंबशन एनालिसिस तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन की मास पता चल जाती है। आर यू गेटिंग? तो जल्दी से इसको कॉपी करें ताकि मैं मिटाऊं और फिर दूसरा आपको एक्सपेरिमेंट का नाम बताऊं। तो स्टूडेंट बात यह है कि हर एलिमेंट के लिए अलग एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत जो है वो नो हाउ होनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। स्टूडेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एनालिसिस करते हैं उसको कंबशन एनालिसिस कहते हैं। कंबशन एनालिसिस से हमें कार्बन और हाइड्रोजन की मास पता चल जाती है। और अब एक और एक्सपेरिमेंट का नाम सुनिए। एक्चुअली एक नहीं 2 एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट भी हम जो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की एनालिसिस करते हैं, जिस मेथड से उसका नाम है जल ढाल मेथड। जल ढाल मेथड, इसमें बेटा के साइलेंट होगा, जल ढाल के साइलेंट है, और दूसरे मेथड का नाम है डुमास मेथड। अच्छा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है।
क्योंकि इन मेथड से हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की मास पता चल जाती है। और आपको पता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है वो प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो ये प्रोटीन में कितनी नाइट्रोजन है वो हमें पता चल जाती है इन दोनों मेथड से। तो ये बच्चों एमसीक्यूज में आता है सवाल, हालांकि बुक में मौजूद नहीं है लेकिन ये एमसीक्यूज में आता है एप्टीट्यूड में। तो इसलिए आपको इन मेथड के नाम बता दिए, ये आप अपने पास नोट कर लें, जल्दी से इसे नोट कर लें। जी नोट कर लिया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा दूं? ओके। स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप में आप लोग मास मालूम करेंगे। हम मास मालूम करेंगे एलिमेंट की मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए, और मास निकालने के बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। मास से परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह तो आपको अभी बताएंगे, उसका फार्मूला है। इसी तरह मास निकालने का भी फार्मूला है जो आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तीसरा स्टेप है उसका नाम है मोल रेशो, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, मोल रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। तीसरे स्टेप में मोल रेशो निकालेंगे जो परसेंटेज से मालूम करेंगे। तो अगर हमारा एक स्टेप भी गलत हो गया तो पूरे स्टेप गलत हो जाएंगे, क्योंकि सारे स्टेप एक दूसरे से रिलेटेड है। और चौथा स्टेप है उसका नाम है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, मालूम करेंगे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट। और जब हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो इंपेरिकल फार्मूला को शो करती है। इस तरह 4 स्टेप्स हो गए, हर स्टेप का फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है वो आपको बताते हैं। पहले ये चारों स्टेप आप नोट कर लें अपने पास जल्दी से। जी अनुष्य क्यों नहीं आ रही आवाज आपको? आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा भाई। जी अनुष्य अब आवाज आ रही है आपको? बेटा क्यों स्लो आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अब आवाज देखिए क्लियर हो रही है? हेलो आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है बेटा? सबको आवाज क्लियर आ रही है, आप ही को क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना कनेक्शन का प्रॉब्लम सेट करें, ठीक है प्लीज। सबको आवाज क्लियर आ रही है? आरिया सबको क्लियर आ रही है आवाज, आप ही को नहीं आ रही है? शैल के पास देख के आवाज क्लियर आ रही है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मास निकालते हैं। बोर्ड पर देखिए मास कैसे निकालते हैं, आप इसको समझिए। फिर परसेंटेज निकालेंगे, फिर मोल रेशो निकालेंगे, फिर सिंपलेक्स रेशो निकालेंगे। ये 4 स्टेप्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के। तो
अब आप गौर से सुनिए स्टूडेंट। सबसे पहले हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये होता है, उसका मकसद ये होता है कि जो भी एलिमेंट है हम उसको किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कराते हैं जिसकी मास हमें पहले से मालूम होती है, जिसकी मास हम आसानी से मालूम करते हैं। यानी जो एलिमेंट हमें मालूम करना, जो एलिमेंट की मास निकालनी है, उस एलिमेंट को एक्सपेरिमेंट के जरिए किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे और उस कंपाउंड की मास हम आसानी से मेजर कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर आप सुनिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह से हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं। गौर से सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम है। उसमें कार्बन लाजमी तौर पर होता है, कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। दूसरा एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, चौथा एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सॉरी सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स हैं। ज्यादातर यही एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हम एक्सपेरिमेंट के जरिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करा लेते हैं जिनकी मास हमको इजीली मालूम हो जाती है। और बच्चों, हम कार्बन को कन्वर्ट करा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन को वाटर में, ऑक्सीजन को हम कन्वर्ट नहीं करा सकते किसी भी कंपाउंड में। तो ऑक्सीजन की मास डायरेक्टली निकाली नहीं जा सकती। सल्फर को हम कन्वर्ट करा लेते हैं बेरियम सल्फेट में, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करा लेते हैं NH3 में, फास्फोरस को PH3 में, क्लोरीन को AgCl में, ब्रोमीन को AgBr में और आयोडीन को AgI में। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये तो बात हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होगा? इनऑर्गेनिक में तो करोड़ों कंपाउंड्स हैं और हर कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों, इसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ जो सवाल आता है एम्पिरिकल फार्मूला पर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेफरेंस से आता है। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक का भी सवाल आएगा, स्टेप्स यही रहेंगे, लेकिन सवाल में वो आपको बता देंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स है, वो किस में कन्वर्ट हुए। यानी आपको वो कंपाउंड का नाम बता देंगे। GMN सिर्फ इन्हीं कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। जी बेटा, ऑक्सीजन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंपाउंड में, लेकिन इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन जो है उसको कन्वर्ट कराने के लिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। यानी हम ऑक्सीजन को किसी भी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करा सकते। We have no experiment to do so। तो ऑक्सीजन की मास हम नहीं निकाल सकते, ऑक्सीजन की डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे। आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है AgI में, अनुष CO2 तो होता है, क्या होता है CO2? कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है और CO2 की मास निकाल सकते हैं आसानी से। बात समझ रहे हो बेटा? जी बेटा, अनुष
अंश ऑक्सीजन किसी में भी कन्वर्ट नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये जहन में बिठा लो, ऑक्सीजन की मास नहीं निकाल सकते। बेटा सिद्रा आमिर, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन को कन्वर्ट कराने के लिए किसी भी कंपाउंड में हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। जी बेटा, सिर्फ इन्हीं की मास निकाली जा सकती है इन एलिमेंट्स की, और दूसरे एलिमेंट्स की भी निकाली जा सकती है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में बस ये तीन है, 1 2 3, ये तीन है हमारे कोर्स में। लेकिन मैंने तो आपको सारे बता दिए, क्योंकि कोई भी आ सकता है इम्तहान में। तो अब मैं आपको फार्मूला बताऊंगा मास निकालने का। तो हेडिंग लगाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो मास निकालने का फार्मूला देखिए, मास ऑफ एलिमेंट्स equals to molar mass of element in compound divided by molar mass of compound multiply by weight or mass of compound. 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 ये फार्मूला आपको जहन में रखना है, ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से आप किसी भी एलिमेंट की मास निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में जब वो कन्वर्ट होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ ऑर्गेनिक है। अब मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का। तो बहुत तवज्जो से बोर्ड पर देखिए, मास ऑफ कार्बन का फार्मूला, मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, अब आप ये बताएं कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ? CO2 में। कार्बन की मोलर मास 12, CO2 की मोलर मास 44। तो ये देखिए ऊपर फार्मूला क्या है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी मोलर मास ऑफ कार्बन इन CO2 is 12 and molar mass of CO2 is 44। 12/44 आ गया इस वैल्यू की जगह, इस पूरे रेशो की जगह 12/44 आ गया। मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ कंपाउंड, और वेट ऑफ कंपाउंड है CO2, वेट ऑफ CO2। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन। अब देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ? हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में। वाटर की मोलर मास 18, और वाटर में हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन की मास कितनी हो गई? 2। तो फार्मूला बना 2/18 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ H2O। देखा, बस यही दो फार्मूले हमारे कोर्स में हैं। ये जनरल फार्मूला भी कोर्स में नहीं है। WT माने वेट बेटा, वेट, वेट माने मास, weight of compound, mass of compound, weight। W2 means weight, W2 means weight।
यही दो फार्मूले हमारे कोर्स में हैं। ऑक्सीजन की मास नहीं निकाल सकते। और ये जो मैंने काले रंग से जनरल फार्मूला लिखा है ये भी कोर्स में नहीं है। रेट हमें गिवन होगा आयशा, रेट गिवन होगा, रेट इज गिवन, वेट ऑफ CO2 गिवन, वेट ऑफ वाटर गिवन होगा, वेट ऑफ कंपाउंड गिवन होगा हमें क्वेश्चन में। इज इट क्लियर टू यू? सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जी आप लोग मैसेज में लिख के बताएं समझ में आ रहा है सबको? ओके बेटा, वेरी गुड। अगर किसी को नहीं आ रहा तो मुझे बताए। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। ओके बेटा, अब ये बताओ जो बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं उनकी मास का फार्मूला बताना है या आगे बढ़ूं? वो कोर्स में नहीं है लेकिन पेपर में आते हैं, तो वो पूछना है या नहीं? जल्दी बता दो मुझे। बता दूं? ओके ओके, मैं सब बता देता हूं। ओके, वेरी गुड, नाइस, जबरदस्त। That is the attitude of my students. They always learn to, they always keen to learn. They always keen to know. Excellent, जबरदस्त। आइए जी, अब मैं आपको बताता हूं मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सल्फर, सल्फर किस में कन्वर्ट होती है? सल्फर कन्वर्ट होती है बेरियम सल्फेट में। बेरियम सल्फेट की मास है 233.3 मोलर मास, और सल्फर कितना है? बेरियम सल्फेट में 1 माने 32 है मोलर मास। तो 32 अपॉन 233.3 multiplied by weight of barium sulfate. Weight of barium sulfate is given in the question. Now mass of chlorine 35.5 divided by 143.5 multiplied by weight of AgCl, which is given in the question. Now mass of bromine equals to 80 divided by 188 multiplied by weight of AgBr. अब आयोडीन का रह गया खाली, तो आयोडीन का आप बना के बताएं मुझे कैसे बनाएंगे? मास ऑफ आयोडीन, मास ऑफ आयोडीन कैसे निकालेंगे जरा ये बताएं। आयोडीन कन्वर्ट होती है AgI में। AgI मात्रा 233.3 मोलर मास है बेरियम सल्फेट की। मोलर मास ऑफ BaSO4 आप प्लस करो 137.3 प्लस 32 प्लस 64। This is the molar mass
नाइट्रियम सल्फेट। मास ऑफ आयोडीन 127। यस आयशा बिल्कुल सही है, शाबाश। 235 मोलर मास। मोहम्मद खालिद 235 मोलर मास। तो आयोडीन का भी नोट कर लो जल्दी से। Mass of iodine equals to 127 upon 235 multiplied by weight of AgI which is given। तो ये मैंने तमाम एलिमेंट्स की मास निकालने का फार्मूला बता दिया। स्टेप नंबर 1 हो गया जी मुकम्मल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हेडिंग लगाएं स्टेप नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। राइट डाउन हेडिंग determination of percentage of each element, determination of percentage of each element, determination of percentage of each element। परसेंटेज निकालने का फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट which comes from first step, mass of element divided by mass of compound। This is given in the question multiply by 100। ये गिवन होगी, ये पहले स्टेप से आएगी मास। अब यहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे एक खास तरीके से, और वो तरीका है डिफरेंस मेथड। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज इनको प्लस करें और 100 में से माइनस कर दे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। हाँ तो बेटा उसकी परसेंटेज अलग फार्मूले से निकाल रहे हैं और इसे कहते हैं डिफरेंस मेथड। ऑक्सीजन की परसेंटेज डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज डिफरेंस से निकालते हैं। ऑक्सीजन की मास नहीं मालूम की जा सकती, लेकिन परसेंटेज मालूम की जा सकती है। जैसे फर्ज करें हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज आ गई 60, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 10। तो जब हम इन दोनों को ऐड करें तो 70 आंसर आया, जबकि आंसर पर हमारा आना चाहिए 100। तो इसका मतलब है बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचना है वो ऑक्सीजन का है। तो 100 minus 70 would give the percentage of oxygen which is 30%।
सम ऑफ एलिमेंट्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अमूमन कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जितने एलिमेंट्स होंगे कार्बन और हाइड्रोजन, उनकी परसेंटेज को सम करके माइनस कर देंगे। तो ये हो गया जनाब परसेंटेज का स्टेप। इसको आप याद कर ले फार्मूलों को ये फार्मूलों को याद कर ले मेरे भाई। जी बेटा, अनुशय से कार्बन और हाइड्रोजन होंगे कंपलसरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाजमी होते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हो भी सकती है, ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दे मस्ट बी देयर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नाउ थर्ड स्टेप करते हैं, हेडिंग लगा लो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशियो। Determination of mole ratio of each element. Determination of mole ratio of each element. Determination of mole ratio of each element. Mole ratio का फार्मूला, mole ratio is a ratio between percentage of element divided by atomic mass of element। तो जो भी परसेंटेज आएगी स्टेप 2 में, उसको एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो मोल रेशो आ जाएगी। स्टूडेंट, कम से कम कितनी मोल रेशो आएंगी? कम से कम कितनी मोल रेशो आएंगी? कम से कम कितनी मोल रेशो आएंगी स्टूडेंट्स? जैसे बिल्कुल गलत बता रहे हो यार, क्या दिमाग चल रहा है? 10 क्यों आएंगी? कितनी मोल रेशो आएंगी कम से कम? 1 2 3 कितनी? आयशा, अशरफ, अहमद, आसिफ, and the answer is 2। कम से कम 2 मोल रेशो आएंगी, क्योंकि 2 एलिमेंट तो होंगे कम से कम, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कम से कम 2 मोल रेशो आएंगी, कम से कम 2 आएंगी। ओके, 2 आएंगी, 2 रेशोज आएंगी। अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन की अलग, हाइड्रोजन की अलग आएगी। इन दोनों रेशो को गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को गौर से देखेंगे और देखेंगे कौन सी रेशो सबसे छोटी है। सबसे छोटी वाली रेशो को गौर से देखेंगे, नोट करेंगे कि सबसे छोटी रेशो कौन सी है। जो सबसे छोटी रेशो होगी उसको कहेंगे लीस्ट मोल रेशो। क्या कहेंगे? लीस्ट मोल रेशो, छोटी वाली मोल रेशो, लीस्ट, उसको नोट करेंगे और चौथा स्टेप के लिए रेडी हो जाएंगे। हेडिंग लगा लें, नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ simplest atomic ratio of each element। Determination of simplest atomic ratio of each element। और simplest ratio निकालने का फार्मूला है simplest atomic ratio, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं सार, ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मोल रेशो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशो। दिस इज द फार्मूला।
नहीं अनुषे, आप इसको सार ना लिखे, आप पूरा लिखे एक दफा, फिर बाद में आप इसको सार लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट कितनी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो आएंगी? कम से कम कितनी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो आएंगी? जल्दी बताओ, कम से कम कितनी एटॉमिक रेशो आएंगी? 2। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है, 2 आएंगी। कम से कम कितनी आएंगी? 2 एटॉमिक रेशोज आएंगी। बहुत अच्छे, शाबाश। और अब गौर से सुनो बात, जो भी आंसर आएगा हमारा, जो भी आंसर आएगा सिंपलेस्ट रेशो का, वो होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अगर होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर फिर भी नहीं आ रहा, राउंड ऑफ करने पर भी होल नंबर नहीं बन रहा, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, मल्टीप्लाई बाय अ सूटेबल नंबर like 2, 3, etc. to get the whole number. बात समझ में आ रही है? खुसूसी तौर पर बात सुन लो, अगर कोई एक सिंपलेस्ट रेशो 2.5 आ जाए, यानी एग्जैक्ट 5 आ जाए आखिर में, 0.5, 1.5, 2.5, और दूसरी रेशो फर्ज करो आ गई 1, तो तमाम रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ये बेटा नंबर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अमूमन आंसर एक देखो गुड़िया, बात ये है कि ज्यादातर जो आंसर आएगा वो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो का, वो होल नंबर में आएगा। लेकिन अगर होल नंबर में नहीं आएगा तो हमें 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूजुअली 2 से करना पड़ता है 99% केसेस में। कोई एक आध न्यूमेरिकल है जिसमें 3 से करना पड़ता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ना बेटा, इसलिए मैंने आपको सारा बता दिया। यूजुअली ये वाला केस ज्यादा होता है, ये वाला जिसमें कोई एक रेशो 0.5 होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल हम आपको कराएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो कल की क्लास आपने मिस नहीं करनी है। कल लाजमी तौर पर आपने तवज्जो के साथ पहले ये लेक्चर पढ़ के आइएगा। कल ये लेक्चर रिकॉर्डेड सुनकर आइएगा और फिर कल की क्लास ज्वाइन कीजिएगा। सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ओके, तो आज की क्लास यहाँ वाइंड अप होती है। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे आपसे।